अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो दौरा न्यूजीलैंड में सख्त तरीन दौरा जिसे माना जा रहा था, उसमें पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम थे उनकी कारकर्दगी का आज जायज़ा लेंगे। T20 सीरीज़ और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ में किस तरह से एक हज़ीमत का हमें सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर आगे जो दौरा आ रहा है ख़ास अफ्रीका जिसको पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, साउथ अफ्रीका, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान आ रही है, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या टीम उतारनी चाहिए, और PSL का मेला इस साल फिर से ड्राफ्टिंग जो है वो होने जा रही है और किस वक्त सजेगा, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो अहम इस टाइम टॉपिक बन गया है वो मैनेजमेंट का है। मोहम्मद आमिर के रवैये सामने आए हैं, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और कोच और बॉलिंग कोच पर उन्होंने तनकीद की है। बॉलिंग कोच और कोच के जाने की भी ख़बरें सामने आ रही हैं और जो एक नया पैनल सामने आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, कप्तानों के कप्तान हैं, मेरी मुराद जनाब काशिफ महमूद भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यू वेलकम। भट्ट साहब, क्या हुआ कि जो हम चाह रहे थे, जो हम सोच रहे थे, सारी उल्टी हो गई तदबीरें, कुछ काम ना आया। क्या कहेंगे आप दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल? पहले भी हम आपसे पूछते रहते थे, आपकी पेशन गोइयाँ हमेशा से ठीक नज़र आई, लेकिन पाकिस्तान तो T20 की एक अच्छी साइड मानी जाती थी। 3 में से सिर्फ एक ही मैच जीत सकी, सीरीज़ अपने नाम ले उड़ी। टेस्ट की बात करें तो 2 टेस्ट थे, दोनों के दोनों में वाइट वॉश हो गई। क्या आपको लगा, किस वजह से शिकस्त हुई, बेसिक वजह क्या थी शिकस्त? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान जो T20 सीरीज़ में हारा, बाबर आजम का बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, क्योंकि बाबर आजम एक इस वक्त टीम को लेके चल रहे थे, जब टीम का मेन प्लेयर एकदम अचानक से अनफिट हो जाए और वो अवेलेबल आपके साथ मौजूद है लेकिन फिर भी खेल न सके, ये बड़ा एक फैक्टर होता है टीम की परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। और वहाँ पे उस वक्त मैंने कॉलम लिख दिया था कि जी के बड़ी चीज़ें सुनने में आ रही थी, किसको कप्तान बनाया जाए। ऐसे ऐसे नाम लिए जा रहे थे जो जिनको सुन के ना हंसी निकल रही थी। हाँ जी। तो फिर मैंने अपने कॉलम पे लिख दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि जी कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी भी कराई जाए और ओपन भी कराई जाए। तो मुझे उस पर काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए, लेकिन मैंने यकीन मानने की पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने स्ट्रेट वे किसी को रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं कर लेट द टाइम डिसाइड इंशाल्लाह, और वही हुआ। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया और उन्होंने इनिंग का आगाज़ भी किया। ठीक है, और बड़े खूबसूरती से पाकिस्तान को लेके चले। थोड़ा सा यहाँ पे कहूँगा कि T20 सीरीज़ हारे, थोड़ी सी मैं कहूँगा जहन में प्रेशर था कोविड की वजह से, क्योंकि आइसोलेशन में रहना और बिल्कुल एक कमरे में बंद रहना, वो जहन में वाकई ये चीज़ें आती हैं। शुरू में वो इसलिए हम वहाँ पे हारे। जो आखिरी मैच जीते थे वो इसी वजह से जीते थे कि आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने कम बैक किया और ज़हनी तौर पे सुकून भी और अच्छा मैच जीत लिया। अब कल टेस्ट सीरीज़ की बात, टेस्ट सीरीज़ में मैं बाद में आता हूँ। T20 पे ज़रा मेरा फोकस है कि हमको जो बैटिंग लाइन थी वो तो कुछ चली, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल ही जवाब देगी। काफ़ी सारे एक अगर देख ले बॉलर तो सिर्फ वो ही परफॉर्म कर सका, बाकी जितनी भी पेस बैटरी थी या स्पिन ऑप्शन थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उनकी क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह थी जी कि कोच की फौज। अच्छा, जब इतने ज़्यादा कोचेज ड्रेसिंग रूम में मौजूद होंगे तो रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। अच्छा, अब आपके सामने ही है ना कि जिस तरह, क्योंकि मिसबाह उल हक ने चीफ सेलेक्टर का जो ओहदा छोड़ा था, इस न्यूजीलैंड की सिलेक्शन के बाद ही छोड़ना था उन्होंने पहले ही बतला दिया था, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही ना बचती कि वो जी कहें जी कि मुझे सिलेक्शन ऐसी दे दी गई। तो सारा मैं जो सवालिया निशान था मेरा, जो मैं कहूँगा सारा सवालिया निशान है कोचिज़ पे। ठीक है, अगर वो ऐसा प्लान बना के दे देते, क्योंकि कुछ प्लान नज़र नहीं आया ना। अगर उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अलमिया है कि हज़रत महमूद रज़ाक के बाद हमें अभी तक एक ऑलराउंडर नहीं मिला। अगर मैं तो अभी क्रिकेट सीख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक है कि मैं तो अपने स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट कहता हूँ। वो लोग तो लेजेंड हैं जो ड्रेसिंग रूम में कोच भी हैं और PCB को चला भी रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ी समझ से बाहर है कि अभी तक हम एक ऑलराउंडर नहीं बना सके, दे सके। और वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक ऑलराउंडर तैयार किया जाता है। बिल्कुल ठीक। ऐसे नहीं होता कि
आप किसी को उठा के ले आए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल में जितने भी ऑलराउंडर आए टच किया और वापस चले गए। तो सबसे बड़ी जो लैग थी वो प्लानिंग की लैग था कि बिल्कुल भी प्लानिंग T20 सीरीज़ में नज़र नहीं आई। ठीक है, दो चेहरे बड़े ही पाकिस्तान को मुस्तकबिल के नवीद बताए जाते थे। हसैन तलत का नाम लिया जाता था ऑलराउंडर में जी, और इसके साथ साथ आबद अली का बड़ा नाम सुनने में आया। आप भी बड़े सपोर्टर रहे उनका के ओपनिंग में, लेकिन इस दफ़ा वो भी उस रंग में नज़र नहीं आए। बट साहब क्या वजह और हसैन तलत को क्यों नहीं शामिल किया जाता? देखिए जी, हुसैन तलत को खिलाया गया था, आखिरी मैच में उनको चांस दिया गया था, लेकिन हुसैन तलत के साथ ये है कि उसको थोड़ा सा होमवर्क की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे खेला जाता है। क्योंकि एक बड़ा डिफरेंस होता है डोमेस्टिक से बाद जब आप एकदम इंटरनेशनल पे आते हैं ना, तो उसमें आके थोड़ा सा अपने आपको वहाँ पे ना सिचुएशन को अडॉप्ट करना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपने कैसा खेलना है। आबिद अली सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और वनडे में है, उनका T20 में पिछले 2 साल से उनका T20 फॉर्मेट में नहीं है, वो वनडे और टेस्ट सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप टेस्ट की तरफ आ जाते हैं और सबसे पहले लेता हूँ मैं ओपन को। ओपन दोनों टेस्ट मैचों की चारों सीरीज़ में बुरी तरह फ्लॉप हुई जी। शान मसूद 0-0+0 और आबद अली एक मैच में 28 और कुछ में चल पाए। क्या वजह थी, इतने ऑफ कलर क्यों आए? दोनों ही मेरिट पे और दोनों ही अच्छा खेलने वाले थे। देखें जी, आपने बड़ा खूबसूरत बात की है एक कि क्यों नहीं चल पाए। अगर मैं पहले शान की बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर अब मैं उस पर कोई कमेंट करूं या क्रिटिसाइज़ करूं, क्योंकि जिस तरीके से शान मसूद ने इंग्लैंड में टीम को लेके चले, 1 में 150 किया, हाँ बैट पे जाता है बंदा, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, लेकिन उनके मैं उन पर अगर क्रिटिसाइज़ करूंगा अभी जल्दी है। साउथ अफ्रीका सीरीज़ से पहले अगर उन पर कमेंट्स करूंगा तो कहूँगा जी उनको रेस्ट दे दिया जाए, उनको एक ब्रेक की ज़रूरत है। अच्छा। वो इस वजह से कि शान मसूद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है कि लंबा खेलना, आप खाली खेलना नहीं तो साथ रन्स भी करने होते हैं। जब आप लंबा खेलते जाएंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक मेरा नहीं ख्याल 70s में भी ऐसा नहीं होता होगा कि 48 रन और 68 रन है 48 ओवर्स में। ये तो फिर मजाक वाली बात है ना कि पूरी दुनिया के मैच 4-4 दिन में डिसाइड हो रहे हैं, डिसीजन आ रहे हैं, और आप 2-2 3-3 घंटे में सिर्फ 48 रन बना रहे हैं, 68 रन बना रहे हैं। तो ये मजाक वाली बात है कि मैं हैरान हूँ कि भाई जो बैठे हुए हैं इतने उलमा अपने आप को जो कहते हैं क्रिकेट कोचिंग में, वो क्या कर रहे हैं। पर यूनुस खान को टास्क दिया गया था, वो बड़े लेजेंड प्लेयर हैं हमारे क्रिकेट में, उनका एक बड़ी खिदमत है, वो क्यों नहीं सिखा पाए इनको? देखिए जी, सबसे जो ज़रूरी बात थी ना, इन जितने भी वहाँ पे न्यूजीलैंड में कोचेज़ मौजूद थे, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट यूनुस खान को दूंगा। अच्छा। क्योंकि यूनुस खान साहब ने जिस तरह पहले T20 से बाद वो शुरू हुए थे, उस टीम ग्रेजुअली ऊपर बैटिंग का जो ग्राफ था ऊपर जाता गया। उसमें अंदाज़ा लगा लें कि आबद अली को टास्क दिया गया था तुमने न्यू बॉल को सी ऑफ करना है, और वाकई वो पूरा घंटा सी ऑफ करते रहे, आने वाले प्लेयर के लिए आसानियाँ बनाते रहे। इस सारे का क्रेडिट मैं, जिस तरह फ़हीम अशरफ ने रन्स किए, रिजवान ने रन्स किए, दूसरे बैट्समैन ने आके, और दूसरा मैं यहाँ पे इस चीज़ में ऐड करता चलूँ कि जितना मुश्किल वक्त अजहर अली पे था ना, वो किसी टीम के प्लेयर पे नहीं था। वो इस वजह से कि एक आप कप्तानी से उतरते हैं और उसके बाद सिलेक्शन में भी नहीं आप बोल सकते, और आपने टीम में खेलना भी है, और परफॉर्मेंस का टास्क अलग है। ठीक है, और टीम में रहने का टास्क अलग है। इस सिचुएशन में परफॉर्म करना अजहर अली को बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू अजहर अली, कि उसने जिस तरह, और ख़ास तो सेकंड टेस्ट में उन्होंने की, उनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होएगी अगर उसको टेक्निकली देखा जाए। वो सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके, लेकिन इस टफ सिचुएशन में, एग्जैक्टली, लेकिन टफ सिचुएशन में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, 91 किया। ये मैं कहूँगा पूरे टूर की पॉजिटिव जो थी वो अजहर अली का 91 था। बिल्कुल ठीक है। बट साहब, अगर हम इस टेस्ट मैचों की सीरीज देखें तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही गलत रहा। बैट्समैनों की तरफ से फवाद आलम ने एक सेंचुरी जड़ दी 15 सालों के बाद, और एक मसलसल जो है वो स्ट्रगलिंग प्लेयर और टीम में जगह बनाने वाले प्लेयर की शक्ल में सामने आई। कैसी उनकी इनिंग्स थी और कैसा वो चले गो के वो भी अगली 2 इनिंग्स में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये था कि एक टेस्ट में उनको सेंचुरी आज नहीं आई। देखिए जी, उनकी सेंचुरी का उनको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, बहुत अच्छा खेले, टीम को लेके चले, और नाकदीन को उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया अपने बैट से रन उगल के। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में मैं हालांकि काफ़ी कंट्रीज़ क्रिकेट खेल रही हैं अब तो, न्यूजीलैंड वाहिद टीम है जो स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट है। अच्छा। उनको जो उनके असातिज़ा, उनके कोचेज़, सीनियर प्लेयर जो चीज़ कहते हैं उससे हटते नहीं हैं। ठीक है। और मैंने उस वक्त ही कोशिश की थी कि मैं कहूँगा जी कि अब फवाद आलम के लिए रन करना मुश्किल होएगा, क्योंकि उनका बैटिंग स्टांस सब चीज़ टोटली डिफरेंट है, एक यूनिक सा है, लाइक चंद्र पॉल। तो उसके बाद उनकी पूरी टीम को बिठा के बॉलिंग कोच ने, हेड कोच ने प्लान दे दिया कि फवाद आलम को ऐसे आउट करना है। ठीक है। और आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि वो 20 का भी रन अबूर नहीं कर पाए अगली दोनों इनिंग्स में। इस वजह से थी कि उनको जो प्लान कायल जेमिसन को और दूसरे बोल्ट को दे दिया गया, उन्होंने उसको 3 बॉल खिंचे हुए कर रहे थे, बाउंसर कर रहे थे, उसको आइडिया ही नहीं हो रहा था कि उस पर क्या होमवर्क हो चुका है। ये वजह थी कि फवाद अगली मैच में स्कोर नहीं कर पाए।
अच्छा, ये वजह आ गई सामने। और हारिस सुहेल के बारे में क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल ही कह रहा देखिए जी, मैं लाडले के बारे में क्या लाडले की इतनी तारीफें की जाती थी, व्हाट्सएप के सीधे बल्ले से खेलता है, जी। इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेल जाए आ गए, इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में देखें वो तीर मार दिए थे, तो अब टेस्ट में भी इनको लेके आना चाहिए सीधे बल्ले से। जब वो खेलेंगे 4 की 4 इनिंग, चारों इनिंग में बेकार, और टोटल जो ड्रॉप सीन हुआ टेस्ट का, क्योंकि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करे तो टीम ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे मिडिल ऑर्डर ही हमें पहले 4 तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आए। देखिए जी, आप पहले मैं हारिस सुहेल के बारे में बात अगर करूँगा ना, उसको मैं टीम का लाडला कहूँगा। ठीक है। इंग्लैंड टीम टूर गई कोविड की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, उन्होंने कहा जी कि मैं इससे माजरत चाहता नहीं जा सकूँगा, ठीक है जी, दस्तबरदार हो गए। उसके बाद 4 महीने में उन्होंने फर्स्ट क्लास से कितने मैच खेले मुझे वो बता दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो ये समझ नहीं आती। लोगों बड़ी तनकीद भी हुई इस बात पे कि कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस। देखिए जी, खाली T20 की मैच खेलने 2 घंटे की 3 घंटे की गेम है वो, उसमें डोमेस्टिक में उन्होंने पार्टिसिपेट कर ली, दैट से जी फिटनेस शो हो गई। ये तो मजाक है ना, आपने 5 दिन का मैच खेलना है और आप ऐसे। और दूसरी मैं बात बताता चलूँ, यहाँ पे बातों में से बात है कि पाकिस्तान की हारने की जो असल वजह, उस पर सवालिया निशान 2 लोगों पे है। अच्छा। डॉक्टर्स पे और ट्रेनर्स पे। अच्छा। पिछले 1 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें आप, जिस मैच में 100 ओवर्स में पाकिस्तान टीम ने फील्डिंग की है, बैटिंग कोलैप्स कर गई क्योंकि फिटनेस लेवल ही नहीं था। उसमें देख लें नसीम शाह 4 ओवर्स के बाद उसका गेंद विकेट कीपर के पास पहले ऐसे जा रहा था, 4 ओवर के बाद ऐसे। ठीक है। उसके बाद हारिस सुहेल, तो जिस तरह वो पहले मैच की पहली इनिंग में कवर्स में आउट हुए, उनका टांग ही बेंड नहीं, सर ऊपर था, उसे ना लगा ले, कमर में जान नहीं थी। जासिर शाह का जो टॉप परफॉर्मर है जासिर शाह, उनकी क्रिकेट पे कोई बात नहीं, लेकिन फिटनेस के मामले में मैं बिल्कुल भी मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन पे सवाल निशान है। पहले डॉक्टर की मौजूदगी में कोविड कि इन पे क्यों पॉजिटिव आया, ठीक है, और दूसरा ट्रेनर क्या काम कर रहे हैं कि हमारे फिटनेस लेवल प्लेयर्स का देख लें कि, और सबसे बड़ी हारने की वजह ही फिटनेस लेवल थी। बिल्कुल ठीक है, हारने की वजह सबसे। अब बैटिंग से नीचे टिल्ट करते हैं बॉलिंग की तरफ जी। बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी ने पहले मैच में आते ही 2-3 आउट कर दिए, न्यूजीलैंड जो है वो प्रेशर में आ गई। उसके बाद हमने देखा रवायती सतह पर हमने वही 4-5 कैच ड्रॉप कर दिए, और जिसको आप कहते हैं कुलचे लगा दिए और देखा हमने कि बेबस हो गए विलियमसन के सामने, जब विलियमसन का कैच छोड़ा और उसके बाद विलियमसन ने सेंचुरी पिछड़ दी। अगर कैचेस ड्रॉप ना होते तो उस पहले मैच की सिचुएशन क्या हो सकती थी? वर्षा देखिए जी, जो मैं आपको सारी अगर बॉलिंग की तरफ से बात करूंगा तो सारा मुद्दा पड़ता है बॉलिंग कोच पे। ठीक है। हमें नसीम शाह की बड़ी तारीफ़ें सुनने में आपको भी आ रही होंगी, आप इस जर्नलिज्म से आपका वास्ता पिछले 2 दहाइयों से है। हमें बॉलिंग की स्पीड नहीं चाहिए, हमें स्विंग नहीं चाहिए, हमें सीम नहीं चाहिए, हमें खूबसूरती नहीं चाहिए बॉलिंग में, हमें आउट चाहिए। तो आउट किसने सिखाने हैं? लेजेंड आपके ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। मुझे समझ नहीं लगती है कि वो कितने सालों से पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच हैं जो रिवर्स के बादशाह समझे जाते थे, वो रिवर्स क्यों नहीं सिखा रहे? यही तो मुझे चले, रिवर्स नहीं हो रहा, बॉलिंग आउट करने के गुर किसने सिखाने हैं? ठीक है। अगर एक जो विकेट लेने जो परफॉर्मर है उसके साथ तो नाम सब अटैच कर लेते हैं, जो स्ट्रगल कर रहा है उसको किसने सिखाना है? सबसे पहला मैं तो पूछूंगा बॉलिंग कोच से कि उसको आउट करने के गुर किसने सिखाने हैं। ठीक है। आप सेकंड टेस्ट मैच में देख लें कि 3-4 सेंचुरीज हुई हैं बॉलर्स की। बिल्कुल। वो भी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में बॉलर वो तो 400 रन दे रहे हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर मिले, हम तो माथे से नीचे बॉल ही ना करें, ठक ठक बॉलर बॉल करता, विकेट कीपर ग्लव्स की आवाज़ आती है। लेकिन पाकिस्तान में दूसरे मेरी समझ से ये बाहर है, अब्बास अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन पाकिस्तान पे ये टाइम आ रहा था कि 125-30 की स्पीड का बॉलर नया बॉल कर रहा है। कहाँ पे वसीम वकार, शुएब अख्तर, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद जाहिद, हमारे पास ये पेस अटैक होता था कि शॉप करके बॉल जाता था विकेट कीपर के पास, और अब बैट्समैन एक स्टेप आगे यूज करके उनको खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस पे नहीं है, लेकिन सारा मैं जाऊंगा बॉलिंग कोच पे। ये साहब कभी वक्त था कि पाकिस्तान की हमेशा बैटिंग को नहीं फोकस किया जाता, बॉलिंग को फोकस किया जाता है, लेकिन बॉलिंग इस दफ़ा कहते हैं जी बिल्कुल ही हम जो बगैर जो कहते हैं ना तजर्बाकार बॉलिंग साइड ले गए कि शायद चांस मिल जाए, शायद चांस मिल जाए। आमर को ड्रॉप किया गया, इस तरह बड़े जो बॉलर थे पाकिस्तान के नाम जिन्होंने बिल्कुल आउट करने की भी थी। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट से पहले एक मैंने कॉलम लिखा था, उसमें मैंने
खुले अल्फाज में कहा था कि नसीम शाह को रेस्ट करा के मूसा को खिला लिया जाए। अच्छा। और जहाँ पे गोल्डन चांस है, जफर घोर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके साथ हैं, उनको खिला लिया जाए, उनका डेब्यू करवा दिया जाए और यासिर को रेस्ट करवा दिया जाए और हारिस सोहेल को भी रेस्ट करवा दिया जाए, ताकि हम नई चीज़ें नए। हारिस सोहेल की जगह कौन खेलता फिर बट साहब? देखिए 7 बारी आ जाती है ना कि आपने खिलाना हो सही, ठीक है, तो बड़ी जगह बन जाती है। जब आपने खिलाना ही नहीं है, लाडले को साथ रखना, फिर तो होगा। और वही हुआ, उस पर थोड़ा सा मुझे क्रिटिसाइज किया गया था कि जफर गौर कैसे खेलेगा यासिर को होते, और मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी लिखने की अपने उसके मुताबिक, और जफर गौर का डेब्यू हो गया और जफर गौर ने कुछ स्कोर भी कर दिए। हाँ जी, उसने पहले में भी 30 समथिंग किया और उसके बाद में 38 किया, लेकिन स्कोर ज्यादा खा गया। बिल्कुल बहुत ज्यादा 150 के करीब है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कम किसी को चांस तो मिला ना। अगर मूसा खान, सोहेल खान आपके पास तो खिलाएं जनाब, उनको सैर करवाने के लिए साल लगेंगे। जैसे काशिफ भट्टी को लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, पूरा साल टीम के साथ रहे, ऑस्ट्रेलिया लेके गए, वहां पे उन्होंने साइड में 50 भी किए और 3 आउट भी किए, उसके बावजूद मौलवी साहब ने उनको नहीं खिलाया। लेकिन यहाँ पे जफर गौर कितने खुशकिस्मत है, या फिर मैं कहता हूँ कड़ियाँ फ्रेंचाइज से जाके मिलती हैं, वो जाके उन्होंने फिर नवाज दिया गया। लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि वो खेल के किसी को चांस तो मिला ना। काशिफ महमूद भट्ट से हमारी बातों का सिलसिला जारी है, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा वापस आज आप आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के जो, और आमिर का फड्डा जो है उस पर, इसके अलावा जो चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में और इसके साथ साथ कोचिंग में, उस पर बात करेंगे। और साथ साथ अफ्रीका के लिए क्या प्लान होना चाहिए, काशिफ महमूद भट्ट से पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बातों का सिलसिला जारी है। काशिफ महमूद भट्ट, कप्तानों के कप्तान, पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह में सबसे ज़्यादा कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले। बट सब बात चल रही थी हमारी, सम अप करें अगर न्यूजीलैंड के टूर को, तो आपने जो मंबा डाला है बॉलिंग कोच पे डाला है, और पाकिस्तान के जो फिजियोथेरापिस्ट और फिजियो और डॉक्टर की टीम थी उस पर डाला है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, बैटिंग ठीक थी, बॉलिंग ठीक थी? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी कि सबसे पहले ज़रूरत है कि फ़िटनेस लेवल ठीक किया जाए, और दूसरा कोचिंग की जो कोच की फ़ौज है उसको कम किया जाए, और अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया कि डिसीजन, बोल्ड डिसीजन ले लिए जाएँ, अब जान छुड़ा ली जाए, उनसे काम लिया जाए जो आप टीम के साथ साथ अपने साथ भी सिंसियर, जिनको पता हो कि उनको काम आता है, और जो लोगों के रेप्यूट ऐसे कि पिछले काफ़ी साल से वो 3-3, 4-4 जगहों पे कोच रहे हैं, वहाँ से उन्होंने खुदाफिज कह के भेज दिया, तो बट एक बोल्ड डिसीजन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। बट सब आगे बढ़ते हैं, बातों का सिलसिला अगर आगे बढ़ाऊँ तो थोड़ा सा पाकिस्तान के एक मायानाज क्रिकेटर के बारे में बात करना चाहूँगा, मोहम्मद आमिर जी। और मोहम्मद आमिर ने एक तहलका मचा दिया क्रिकेट की दुनिया में कि मुझे जनाब अभी तक माफ़ नहीं किया गया कुछ कोचेज़ की जानिब से, और मुझे खिलाया नहीं जा रहा, इसलिए मैं टेस्ट क्रिकेट से भी और वनडे से भी जो है वो रिटायरमेंट का फ़ैसला करने जा रहा हूँ। टेस्ट में तो गालबन उन्होंने कर भी दिया, और इसके साथ साथ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला यहाँ तक ही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ व्हाट्सएप फवाद आलम है जो मायूस नहीं हुए, उनको मुसलसल पीछे रखा गया, लेकिन उसके बाद भी वो टीम में आते हैं, परफॉर्म करते हैं। बेशक उन पर काम हो गया, आउट भी हो गए, लेकिन आए तो सही, स्ट्रगल का सिलसिला तो हुआ। आमिर ने क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? व्हाट्सएप देखें जी, मैं यहाँ पे कहूँगा कि पहले तो आमिर को शुक्र अदा करना चाहिए कि इतने बड़े स्कैंडल के बाद जो आया, उसके बावजूद पाकिस्तान कौम ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी और वापस टीम में आए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं कहूँगा कि आमिर के साथ इस तरफ से ज़्यादती हुई, मुझे नहीं समझ लगती कि जी पाकिस्तान के बॉलिंग कोच की जानिब से और आमिर के अपने लफ्ज़ी जंग जारी थी सोशल मीडिया पे। मुझे इस चीज़ की समझ लगती है कि पाकिस्तान की टीम के जो बॉलिंग कोच हैं वो इंग्लैंड में थे, तो हमारे हमसाया मुल्कों को चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, वो भी समझ से बाहर था। अब यहाँ पे ले, यानी कि पूछने वाला है ही कोई नहीं, वो अपने काम पे क्यों नहीं फोकस करते? पहले भी उनके काम पे इतनी उंगलियां उठाई गई हैं कि जनाब अब तो फोकस कर लें, और हमेशा जिस लड़के ने परफॉर्म किया हो उसके साथ वो टीवी पे नज़र आते हैं खड़े हुए, उनको तैयार करें ना जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनके साथ। मेरे लिए बड़ी मजाक इस बात पर बड़ा इन्जॉय करेंगे, मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी कि हमारे बॉलिंग कोच साहब ना वहाब रियाज के साथ काम कर रहे हैं, 30 मिनट्स लगाए उन्होंने, और वो कल मैच ही नहीं खेल रहा है। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि बॉलिंग कोच को पता नहीं था कि वो कल खेल ही नहीं रहा, उसके साथ 30 मिनट लगा दिए, बाकी शक्लें देखने खड़े हो गए नेट्स में। इट वाज वेरी मच सरप्राइजिंग फॉर मी। बात वही आ जाती है ना कि बस उसके साथ टाइम गुजार दिया, चल दिया, यार होएगा। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि आमिर ने गलत टाइम थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करता चलूँ
कि मुझे आमिर का कमबैक नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, हम तो सिर्फ थोड़ी सी अपने स्टूडेंट के एज स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वापस आएंगे हल्का सा। अच्छा, हल्का सा वापस आएंगे। कितनी की सीरीज़ खेल लेंगे, साल 2 साल और खेलेंगे कि जी नहीं वो आएंगे ज़रूर, अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट दिया ना, लेकिन यहाँ पे तो मैं हल्का सा कह रहा हूँ कि हल्का सा वापस ज़रूर आएंगे। अच्छा, हल्का सा वापस। एक तनकीद उनके ये भी है कि लीग्स के लिए उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफरेंस नहीं दी। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खिलाया नहीं जाता। आपके पास क्या खबरें? देखिए जी, ये लीग वाली बात आई कि परफॉर्मर हुए ना, तो वही बात ना कि फूल के साथ कांटे, जेलस भी लोग होते हैं, खुश होने वाले भी होते हैं। वो उसकी पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है। हाँ, थोड़ी सी उसने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट जल्दबाजी कर दी। कोई लड़का प्लेयर तैयार करके साथ चला जाता ना, वो एक अलग बात थी, लेकिन अभी करंट सिनेरियो की बात कर ली जाए तो वो रिटायरमेंट तो उन्होंने दे दी। मैं फिर कहूँगा, मुझे वो हल्का सा नज़र आता है कि एक दफ़ा कम बैक वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया बट साहब आपसे दोबारा से उस पर मैं चाहूँगा दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से ही, कि कप्तानी का फैसला दिया बड़ा ही बोल्ड विकेट कीपर को, और वो विकेट कीपर जो जिसकी जगह नहीं थी बन रही पहले जब तक सरफराज साहब कप्तान थे, और वो आए तो उन्होंने फ्रंट से लीड किया, शेरों की तरह वो आए और उन्होंने आके मसलसल लड़ाई की सतह तक टीम को ले आए। कैसी परफॉर्मेंस रही उनकी? देखिए जी, मैंने तो अपने कॉलम में खुला लिखा था जब कह रहे थे जी कि कौन कप्तान बने कौन नहीं, तो मैंने कहा खुला कहा था कि मोहम्मद रिजवान को T20 में ओपन भी करवाएं और कप्तानी भी करवाएं। ठीक है, क्योंकि जो बंदा एक दिलेर को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जिसका दिल भी साफ़ और नीयत भी साफ़ होना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और उसका अमली मुजाहरा रिजवान ने सबको जवाब भी दे दिया और नज़र भी सामने आया। क्योंकि जिस टीम का कप्तान परफॉर्म करेगा ना, वो हमेशा टीम अच्छा रिजल्ट देगी। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारे लिए आसानी इसलिए बैटिंग में हो गई कि जो अपर मिडल जो था हमारा सारा, वो आगे बॉलिंग को किल करते रहे, तो मेरे लिए वो आगे फहीम अशरफ ने भी रन कर दिए। कैसी रही आपको उस ऑलराउंडर की? अजय जी बिल्कुल अच्छा ग्रूम कर रहे हैं। आज मैंने पहले यहाँ पे अर्ज़ किया कि ऑलराउंडर को तैयार किया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे खिला के। ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा पॉलिश की तरफ जा रहे हैं फहीम अशरफ। अच्छा बट साहब PSL की बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी है। जी, कैसी आपको लग रही है, तैयारी होगा कोविड के हवाले से? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं जी होए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक का सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान सुपर लीग। 10 जनवरी को सुनने में आ रहा है कि ड्राफ्टिंग हो रही है, लाहौर में ही हो रही है। और ओवरसीज़ काफ़ी प्लेयर्स ने, जब सच्ची बात थी कि छिकों के बादशाह क्रिस गेल ने भी अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है, काफ़ी ओवरसीज़ प्लेयर ने दे दिया है। तो अल्लाह कर दे कि होनी भी चाहिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद कंट्री जिसने कोविड में डोमेस्टिक भी करवा दी है, ओवरसीज़ भी खेला है, इंग्लैंड खेल के हैं, न्यूजीलैंड खेल के हैं, तो क्यों ना हमारे PSL भी होनी चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, PSL भी होनी चाहिए। PSL में व्हाट्सअप अगर फाइनल आपको फिर से याद कराऊँ कि कराची और लाहौर की, तो इस दफ़ा आपको कौन सी टीमें नज़र आएंगी? ड्राफ्टिंग में भी बड़े सारे प्लेयर इधर से रिशफल होंगे। हाँ जी, तो कौन सी टीमें बेहतर होती नज़र आती हैं आपको? देखिए जी, मुझे तो सबसे, हम तो लाहौर के रहने वाले, हम कलंदर बादशाह, आपको पता है हम तो लाहौर कलंदर के सपोर्टर हैं शुरू से ही और हमेशा रहेंगे, क्योंकि लाहौर को हम सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी अगर PSL ओवरऑल की बात कर ली जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा हर्षल गिब्स का सुन के। हर्षल गिब्स को एज ए हेड कोच कराची किंग्स ने साइन किया है डीन जोन्स के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद। तो हर्षल गिब्स एक अच्छी, मुझे मज़ा आएगा क्योंकि वो खुद एग्रेसिव प्लेयर थे और उनकी कोचिंग की रेप्यूट भी अच्छी है। एक वो है, और हसन अली को पेशावर जलमी ने हाँ जी नहीं उन्होंने कहा जी कि अब आप कोई और टीम तलाश कर लें। और इस तरह फ़खर जमान जो भी एक साबका लाडरों में मैं कह सकता हूँ कि बस 1 सेंचुरी पे इतने साल खेल गए, वो भी लाहौर के अंदर से उन्होंने को खुदाफिज कह दिया। तो अच्छी चीज़ें हैं कि थोड़ी रोटेशन होनी चाहिए ताकि एक प्लेयर को पता भी लगे, क्योंकि मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ। जो लॉबी बना लेते हैं ना, एक ही टीम के साथ लगे खराब, रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे और देखने वाले को पता लगे कि आप करना पड़ेगा भाई। ठीक है, जाहिर है बैन डंक आके यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये लेफ्टी क्यों नहीं कर रहे हमारे? जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बट साहब आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का टूर कितना अहम होगा कोविड के हालात में? पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की हालात हैं, कितना अहम टूर होगा? देखिए 14 साल बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आ रही है और मुझे खुशी की बात, हम उनको दोनों हाथों से खड़े होकर वेलकम करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हमें मेहमान नवाजी का मौका दे रहे हैं। इसका क्रेडिट मैं ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूंगा कि इंग्लैंड का टूर भी हुआ, न्यूजीलैंड का भी, और साउथ अफ्रीका इधर आ रही है। और मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हिस्ट्री में पहली बार इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट टीम भी अक्टूबर में पाकिस्तान का टूर कर रही है। मैन की टीम आ भी रही थी, अब वुमेन टीम भी आ रही है। तो महल प्रेस में मीडिया में आ जाएगा, लेकिन ये कंफर्म मैं आपको बता दूं अक्टूबर में वुमेन टीम भी उनकी इंग्लैंड की पाकिस्तान में आ रही है इंशाल्लाह। अहम खबर है, बिल्कुल ठीक है। बट सब पाकिस्तानी ये जो PCB का अदारा क्या इसने गुल खिलाया कि अब सारी टीमें ही इधर का रुख कर रही हैं। देखिए जी, ने भी हामी सबसे ज़रूरी बात थी कि जिस बंदे को जिस काम पे लगाया जाए ना, उस पर पूरा असाइनमेंट पे पूरा उतरे। वसीम खान की यहाँ पे मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा। जब कब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए संभाला,
इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को अच्छी तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है। दूसरी टीम्स को, बोर्ड को कन्विंस किया आईसीसी की मीटिंग में, एसीसी की मीटिंग्स में, तो पाकिस्तान को अच्छा उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के बारे में अच्छा बताया। पाकिस्तान को टूर भी मिल रहे हैं मेहमान नवाजी के लिए भी और दूसरी जगहों पे जाने के लिए भी। ये क्रेडिट मैं उनको ज़रूर दूंगा, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल का, दूसरों का नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी तो मामला चलते रहते हैं। अच्छा बट साहब, थोड़ा सा अब आ जाते हैं ज़रा अफ्रीका के टूर की जानिब ही। जी। तो अफ्रीका का जो टूर है, इसमें जो उनके कप्तान हैं डी कॉक, जी, उन्होंने कहा जी कि ये जो पहले कराया जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, जी, ये बड़ा ही खौफनाक सूरत हाल हो जाती है, उससे परफॉर्मेंस में पड़ती है फ़र्क भी। तो आपके लिहाज से इसका अरसे को कम कर देना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अकेले उनके लिए, पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट इंग्लैंड का टूर करके आई टीम, न्यूजीलैंड का टूर करके आई है, दूसरी कंट्रीज भी डिफरेंट कंट्रीज में खेल रही हैं, तो ये जब एक टीम का हिस्सा है तो फिर आपको एग्जैक्टली इस पे अमल दरामद करें ताकि इंटरनेशनल मैसेज अच्छा जाए और ये चीज़ से हम जल्द से जल्द छुटकारा हासिल कर लें। डिकॉक ने ठीक कहा कि जी उनको, लेकिन ये बिल्कुल मुशावरत चल रही है कि कितनी देर का आइसोलेट उन्होंने करना है पूरी टीम ने। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ बात के अगर बात कर ली जाए ना क्रिकेट की, तो हमारे जितने भी हैं कि पाकिस्तानी अवाम, आपको पता है क्रिकेट के दिलदार हैं, वो तो ये बेताबी से इंतजार कर रहे हैं आपके आने का कि आप 19 जनवरी को यहाँ पे लैंड करें और आप पे फूलों की बारिश करें, फिर आप आए इस्तकबाल हो आपका। जी ऐसे। अच्छा बट साहब, इसमें जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था डीको की, तो उन्होंने कहा कि हमने श्रीलंका को तो काबू कर लिया था, पाकिस्तान को भी उसकी होम ग्राउंड पे काबू करने का प्लान बना लिया हमने। कैसी परफॉर्मेंस रही है उनकी और कैसे वो पाकिस्तान के खिलाफ, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पीसीबी की? देखिए जी, साउथ अफ्रीका अपने घर में हमेशा से ही तगड़ी रही है। ठीक है। चाहे वहाँ पे कोई भी कंट्री टूर कर ले, हमेशा उनके सीमर्स ने हमेशा डिफ़िकल्ट टाइम दिया है बैट्समैन को। और उन्होंने ठीक कहा कि उन्होंने श्रीलंका को बड़े टफ टाइम दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन और सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होएगी। अच्छा। कि मौसम भी खुल चुका होएगा, क्रिकेट की आइडियल कंडीशन होएगी, बड़ा मज़ा आएगा। सूरज भी आपोताप से निकला होगा, जहाँ जहाँ पिंडी, लाहौर, कराची मारे इनके बड़ा हम। लेकिन यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी को तगड़ी टीम सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। अगर आपको कहा जाए तो आप कौन सी टीम चूज़ करेंगे? देखिए जी, मैं उनको चूज़ करूँगा जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका माजी बेदाग है। आपका सामने रहा है, अब इनमें से कौन सी टीम होनी चाहिए? देखिए कौन सा प्लेयर होना चाहिए? मैं कहूँगा यहाँ पे ज़ीशान मलिक को खिलाया जाए, हैदर अली को खिलाया जाए, इमरान भट्ट को खिलाया जाए, नोमान अली को खिलाया जाए। सारे यंगस्टर हैं, पहले दाना दिया जा रहा है कि ना तजर्बाकार टीम बुलाई। देखिए जी, आप हार तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि सीरीज तो कम ही हारते हैं। जी, होम सीरीज, अभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे उनको चांस देना जो डोमेस्टिक में इन्हीं पिचेस पे परफॉर्म करते रहे हैं। ठीक है। मेरे कहने का मकसद ये है, आप वहाँ नहीं लेके कि आपने कहा जी कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस मान लेते, अब अपने बात पे कायम रहना चाहिए कि यहाँ पे इनको खिलाएं। नया सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के पास देखना होगा कि वो कैसी टीम सेलेक्ट करते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद वसीम ही के लिए खेलते हैं उनके डोमेस्टिक के लिए ज़ीशान मलिक, हैदर अली, और ये उनके होगा कि उनको टेस्ट टीम में वो लेके आए रादर, क्योंकि मुझे खबरें सुनने में आ रही हैं कि दागदार माजी वालों को दोबारा ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। और मैं उसके टोटली हक में नहीं हूँ। उन लोगों लेके आए जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और जिनका माजी बेदाग है और रिवर्स गेट ना लगाए, और जिनका बनता भी है कि एक दफा टेस्ट कैप उनके सर पे रख दी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उखाड़ छाड़ की खबरें आ रही हैं कि हम कोचेज का पैनल चेंज करने जा रहे हैं, आपके पास क्या खबरें? देखिए जी, ये तो बड़ी, मैं तो कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान को और इन प्लेयर्स को भी क्रिकेट बोर्ड को पता लग गया कि देसी कोच नहीं चल सकता। अच्छा। क्योंकि उनको वही जो उन्होंने टीम में जो हरकतें की हैं वो कोचिंग में भी वो कर रहे हैं। ठीक है। उसके बगैर उनका गुजारा नहीं चला। लिहाजा अब बड़ा वसीम अकरम साहब काफ़ी इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट कमेटी में भी हैं, क्योंकि मिसबाउल हक को उन्होंने कह दीजिए कि आके पेश हो, क्योंकि सलीम यूसुफ साहब, इकबाल कासिम साहब के इस्तीफ़ा देने के बाद सलीम यूसुफ जो हमारे साहब का इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको चेयरमैनशिप दे दी गई है क्रिकेट कमेटी की। उमर गुल हैं, यहाँ पे मैं बताता चलो, उमर गुल कर रहे हैं करंट प्लेयर्स को रिप्रेजेंट। अच्छा। वसीम अकरम कर रहे हैं साबका क्रिकेटर्स को। ठीक है। और अरूज मुमताज कर रही है वुमेन विंग को। इसलिए सबको बताता चलो। और जो है अली नकवी कर रहे हैं अंपायर्स एंड स्कोरर मैच रेफरी पैनल को। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता लग जाए कि ये कौन लोग हैं जो कमेटी में शामिल है। इन सबको हेड कर रहे हैं सलीम यूसुफ। और मिसबाह आपको कह दिया गया जी कि आपने न्यूजीलैंड की रिपोर्ट इनके सामने आपने पेश होना है। ठीक है। पहले तो इंग्लैंड से इसलिए बच गया कि मौके पर इकबाल कासिम साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो सवाल जवाब ही नहीं हुआ, लग गया, मौजा लग गई। और अब इन्होंने पेश होना है। और उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे बहुत बड़ी चेंज नजर आ रही है।
और कहा यूनुस साहब तो दूसरे टेस्ट से पहले ही वापस आ गए थे, उन्होंने कहा जी कि फैमिली को मिस कर रहे हैं, कोई उनका था। ठीक है, अच्छी बात है, फैमिली पहले है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको थोड़ा लंबे टाइम के लिए फैमिली के पास भेज देना चाहिए और मिसबा के बारे में बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, यूनुस खान अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी मैं बताता चलूँ कि मुझे खुशबू आ रही है कि गोरा कोच ही आएगा, गोरा कोच। और आजकल हमारे पाकिस्तान के ना बड़ी अच्छे तल्लुकात चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि अफ्रीका वाली साइड से कोई आ रहा है। तो अफ्रीका का पहला कोच हमने क्यों फारिग करवाया भट्ट साहब? नहीं, वो था अफ्रीका का, हरकतें उसकी इंग्लिश थी। अच्छा, हाँ, हरकतें जी जी हाँ जी, और उसकी हरकतें उसकी इंग्लिश थी लेकिन दिमाग उसका देसी था। अच्छा, ये मैंने आपको बड़ी गहरी बात बड़ी गहरी बात हाँ आपने तीनों का कॉम्बो कर दिया। हाँ जी, आपके था अफ्रीकी, हाँ जी, हरकतें गोरों वाली थी और दिमाग देसी था। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भट्ट साहब। तो जो खबरें आ रही हैं कि शायद इंग्लैंड की जो इस टाइम कोचिंग पैनल की टीम है वो शायद पाकिस्तान की तरफ आ जाए। नहीं जी, बस क्या खबर? नहीं, मैंने जो अफ्रीका पहले इशारा कर दिया आपको, मैं नाम भी बता देता हूँ। नाम बताएं। हाँ जी जी, मेरे ख्याल से जिन नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे अफ्रीका में गैरी क्रिस्टन है, एंडी फ्लार है। ठीक है, ये दो नाम में नज़र आ रहे हैं। जस्टिन लैंगर का नाम आ रहा जी है। जी मैंने हाँ जी काफ़ी, लेकिन जस्टिन लैंगर नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है, क्या पता हो जाए, लेकिन मैं अपने उसके बारे में बता दूं कि मेरे ख्याल से इस दफ़ा कोरा अफ्रीका का निकलेगा। अच्छा, एंडी फ्लार तो जिम्बाब्वे अफ्रीका जी जी हाँ, ठीक है, अफ्रीका का गैरी क्रिस्टन जिनको जनूबी अफ्रीका समझा जाए। जी जी हाँ जी, ठीक है ठीक है जी जी। तो आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक आ सकता है? हाँ, क्योंकि हर्षल गिब्स जो कराची किंग्स के आगे करियां देखा करें ना आप। अच्छा, हर्षल गिब्स जी साउथ अफ्रीका से वो कराची किंग्स में आ गए हैं। ठीक है, अब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो फिर ये इकट्ठा ये एक सीजन चलता होता है। देखें ना, क्रिकेट बोर्ड में सारा वलायत है, पाकिस्तान को फायदा होगा इसका कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि मैं एंडी फ्लार के हक में हूँ, क्योंकि एंडी फ्लार जिस तरह क्रिकेट को दायरा आप समझ, बेशक बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को डेवलपमेंट का एक प्लान बना के दिया, ठीक है, इंग्लैंड की गिरी हुई टीम को उठाया, एशिज चैंपियन हुए और उन्होंने 5 से 6 वर्ल्ड कप लेजेंड तैयार दिए करके हैं, दिए। बिल्कुल, तो एंडी फ्लार को ये पता है कि उन्होंने गिरी हुई टीम को कैसे उठाना है। इस वक्त पाकिस्तान टीम को भी जरूरत है कि गोरा कोच आए, ताकि हर प्लेयर जाके उसे डिस्कस कर सके। मौलवी साहब से तो कई प्लेयर जाके डिस्कस भी नहीं करते होंगे। अच्छा, डरते हैं? नहीं, डरते नहीं, वही बात आती है ना, कोई गैप जो आ जाता है, और हमारी हारने की वजह ये है कि गैप जब आ जाता है। अच्छा, इधर ये बहस क्यों होती है व्हाट्सएप कि हमें गोरा ही सूट करता है कोच की सूरत में? क्योंकि कल्चर नहीं ख़त्म हो रहा वो वाला। जब तक क्रिकेटिंग ये वाला कल्चर नहीं ना ख़त्म होएगा, बड़े छोटे वाला ये वाला, और यूनुस खान वो कल्चर को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि एज ए कोच यू हैव टू बिहेव लाइक ए एल्डर ब्रदर और फादर। ठीक है, ये हमारे लेजेंड्स को पता होना चाहिए कि आप लेजेंड क्रिकेट में थे। यूनुस खान रहेंगे कि नहीं आपके पास? रहना चाहिए, रहना चाहिए है कि नहीं? कंटिन्यू करेंगे उनको मेरे ख्याल से। अच्छा, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट्सएप आपने डिबेट आर की टीम को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने काशिम महमूद भट्ट की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।